हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हमारे हॉट टॉपिक्स हैं जो गेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये वीडियो है। और ख़ास तौर से इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करूँगा वो डिस्कस करूँगा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन कंसेप्टों पे उन्हें डिस्कस करूँगा। साथ साथ ये भी बताऊँगा कि आगे फर्दर क्या स्कोप है क्वेश्चंस का, क्या क्या आ सकते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस के ट्रिक भी बताऊँगा और जो क्वेश्चंस हैं उनके एनालिसिस में बताऊँगा कि क्या फर्दर क्वेश्चंस के स्कोप हैं, क्या क्या उसके अंदर पूछने जाने की पॉसिबिलिटीज है और उन प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करें। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ, एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले दो टॉपिक मैं पहले यहाँ डिस्कस करूँगा। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है बहुत ज़्यादा बार वो है हमारी पॉली स्पिन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पे। तो पॉली स्पिन मैट्रिक्स क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इसे मैं कहूँगा। लगातार क्वेश्चन इस पर देखा गया है। और एक टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करूँगा साथ साथ वो है हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर। तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो दोनों टॉपिकों को मैं रिवाइज करा रहा हूँ और साथ साथ उन क्वेश्चनों को भी रिवाइज कराने का प्रयास करूंगा जो पेपर में क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो पॉली स्पिन मैट्रिक्स में याद रखिए कि सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड जो है ये हमारी तीन होंगी। सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 1 1 0 और सिग्मा वाई की जो वैल्यू होती है वो हमारी रहती है 0 -i 0 और सिग्मा जेड जो रहता है यहाँ वो रहता है हमारा 1 0 और 0 -1। ये हमारा सिग्मा जेड होता है। तो इनको तीनों को याद रखें, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड। इसमें साथ साथ ये भी याद रखें कि ट्रेस जो होता है इनका वो 0 होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इनके ट्रेस पूछता है। और एक जो बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो इस पर पूछा जाता है उसमें जैसे ये पूछता है कि एक बार क्वेश्चन गेट में आया एस एक्स, एस वाई और एस जेड की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो ये पूछ लिया गया क्वेश्चन के अंदर। और याद रखें कि एस एक्स की जो स्पिन हमारा एंगुलर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट है और एस वाई स्पिन एंगुलर मोमेंटम वाई, ये एस जेड जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग है। तो इनकी जगह पे रख सकते हैं हाफ एच कट सिग्मा एक्स, इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम हाफ एच कट सिग्मा वाई और इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम हाफ एच कट सिग्मा जेड। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें जब इसको लेकर चलेंगे तो ये हमारा एच कट बाई 2 की पावर क्यूब हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई की जगह पर आई सिग्मा जेड लिख दें तो ये वैल्यू हमारी जो बनेगी एच कट अपॉन 2 की पावर क्यूब और ये वैल्यू आएगी यहाँ से आई सिग्मा जेड स्क्वायर। और यहाँ से सिग्मा जेड का स्क्वायर अगर इसी के साथ में हम वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। तो सिग्मा जेड स्क्वायर होता है हमारा 1। तो यहाँ से जैसे ये वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आई एच कट क्यूब अपॉन 8। ये आया हुआ क्वेश्चन है गेट में, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आ चुका है। यहाँ पे वैल्यूओं को चेंज कर देता है, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि अगर एस वाई, एस एक्स और एस जेड की वैल्यू पूछता है तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ एस एक्स, एस वाई की जो वैल्यू होती है वो माइनस एस वाई, एस एक्स होगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू है इसमें आंसर में माइनस साइन आ जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें, इस तरीका की भी एरर हो जाती है क्वेश्चंस में। तो ये भी पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चंस। साथ साथ इसमें ये याद रखें कि जो प्रॉपर्टी है सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई जो होते हैं यहाँ पे उनकी वैल्यू होती है हमारी आई सिग्मा जेड और सिग्मा वाई, सिग्मा जेड जो होता है वो हमारा रहता है आई सिग्मा एक्स। और उसी तरीका से हमारा जो चलता है सिग्मा जेड, सिग्मा एक्स जो होगा वो हमारा रहेगा आई सिग्मा वाई। तो इस क्रम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस फॉर्मूलों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो मैंने पॉली स्पिन मैट्रिक्स पर देखा अभी जल्दी में जो आया हुआ क्वेश्चन था उसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी गेट का आया हुआ है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है और इस पे भी क्वेश्चन, इस वाली प्रॉपर्टी पे भी गेट में क्वेश्चन आ चुका है। उसके अलावा एक जो हमारी प्रॉपर्टी है जो क्वेश्चन इस पर पूछा गया था वो थी कि वैल्यू दे रखी थी 2 सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई प्लस दे रखा था 2 सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई था प्लस जो दे रखा था इसमें वो दे रखा था सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स। तो ये इसकी वैल्यू पूछी थी क्वेश्चंस में, ये पूछा गया है गेट 2018 में क्वेश्चन था, 2016 में क्वेश्चन था सॉरी। तो इसको कैसे करें, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई की जगह पे यहाँ से ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर दें तो ये वैल्यू हमारी यहाँ से बन जाएगी 2i सिग्मा जेड। और सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई जो होगा वो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी ये भी इसकी होती है कि सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी माइनस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स और साथ साथ सिग्मा वाई, सिग्मा जेड की वैल्यू होती है माइनस सिग्मा जेड, सिग्मा वाई और ये वैल्यू रहती है यहाँ पे माइनस सिग्मा एक्स, सिग्मा जेड। तो इस प्रॉपर्टी को यूज कर दें, ये n2 कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशंस में वैल्यू होगी। तो यहाँ से वैल्यू इसकी आ जाएगी माइनस आई सिग्मा जेड इसकी वैल्यू।
तो ये आंसर हमें इसमें आई सिग्मा जेड मार्क करना था। तो पॉली स्पिन मैट्रिक्स पे क्वेश्चंस कई बार मैंने देखा, 4-5 बार क्वेश्चन मैंने देखा है पेपर का एनालिसिस करते हुए, तो मैंने इसे रिवाइज कराने का प्रयास किया है। साथ साथ ट्रेस को याद रखें और पॉली स्पिन मैट्रिक्स का रिवीजन जरूर करके जाएं। यहाँ से क्वेश्चंस मैंने लगातार देखा है पीछे के पेपरों में। अगर सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स का बन के आते हैं तो ये 2 टॉपिक्स मैंने देखे हैं पेपर एनालिसिस में कि लगातार क्वेश्चंस हर्मिशन ऑपरेटर्स पॉली स्पिन मैट्रिक्स पे, खासतौर से पॉली स्पिन मैट्रिक्स पे तो बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छे से तैयार करके जाएँ, इसकी सारी प्रॉपर्टी करके जाएँ, इसके ऊपर अप्लाइड जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें लगा के जाएँ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उसके साथ साथ एक बार क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आया कि जो इलेक्ट्रॉन के लिए बता रखा था वेव फंक्शन इस फॉर्म में √2 दे रखा था और इधर हाफ दे रखा था, और पूछा था कि -z एक्सिस के अलोंग पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो याद रखें कि जब इस तरीका से देता है वेव फंक्शन फॉर्म में और स्पिन प्रोबेबिलिटी पूछता है तो इसके कोफिशिएंट का जो स्क्वायर होता है वो तो हमारा z एक्सिस के अलोंग होगी वैल्यू पाए जाने की प्रायिकता स्पिन की। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 3/4 अगर ये पूछता है z के अलोंग, और अगर यहाँ पे पूछी थी -z में पूछी है तो इसका स्क्वायर कर दें तो 1/4 आंसर हो जाएगा ये -z में। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। साथ साथ ऐसे भी पूछ सकता है इसमें क्वेश्चंस, मैं फर्दर स्कोप बताता हूँ कि यहाँ पे वेव फंक्शन दे दे ए और बी फॉर्म में और कहने लगे कि ये स्पिन वेव फंक्शन दे रखा है इलेक्ट्रॉन के लिए और पूछता है कि ये z एक्सिस में बता रखी है स्पिन प्रोबेबिलिटीज, तो यहाँ पे +z में प्रायिकता पूछ सकता है या -z में पूछ सकता है। तो अगर इस तरीका का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हम क्या करें कि अगर वो z एक्सिस के अलोंग पूछता है पाए जाने की प्रायिकता तो यहाँ पे मार्क करें आंसर mod² अपॉन mod² प्लस mod b², ये आंसर होगा। और अगर ये -z में पूछता है तो आंसर मार्क करें mod b² अपॉन mod a² प्लस mod b² होगा। तो ये हमें दोनों आंसर इस कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन तैयार रखना है। ए और बी की वैल्यू को कुछ भी वैल्यू दे सकता है और यहाँ पे प्रायिकता पूछ सकता है, तो इस तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने देखा है कि पॉली स्पिन मैट्रिक्स पे क्वेश्चंस फर्दर आने की संभावना बनी रहती है, तो मैंने इसलिए इसे हॉट टॉपिक्स की श्रृंखला में रखा है और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की जो सीरीज है इसमें इसको वेटेज दिया है काफ़ी, और इसलिए बताने का प्रयास किया है कि यहाँ से क्वेश्चन फर्दर भी आएगा और आता भी रहा है। हर्मिशन ऑपरेटर्स में 4-5 बातें ऑल द टाइम याद ही रखें कि हर्मिशन ऑपरेटर्स ऐसा ऑपरेटर्स होता है जिसकी रियल आइगन वैल्यू होती है। तो ये तो सभी पता रहना चाहिए कि रियल आइगन वैल्यू जहाँ भी होगी वहाँ हर्मिशन ऑपरेटर्स होगा। साथ साथ ये भी याद रखें कि जितने भी हमारे वेल नोन फिजिकल पैरामीटर्स हैं लाइक पोजीशन का XYZ कंपोनेंट, ये सभी हर्मिशन होते हैं। XYZ ये हमारे हर्मिशन है पोजीशन कोऑर्डिनेट, LX LY LZ ये सभी हर्मिशन होते हैं। उसके अलावा साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पास ऐसे फिजिकल पैरामीटर हैं जिनकी क्वांटिटी सदा रियली होती हैं वो सभी हर्मिशन होते हैं। जैसे हैमिल्टोनियन है या टोटल एनर्जी है वो भी सदा रियल होगी, तो वो भी हमारी किस में जाती है, हर्मिशन ऑपरेटर में। एक कंसेप्ट में जो है बताना चाहूँगा जो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो मुझे उम्मीद है आएगा ही एक क्वेश्चन। जैसे हमारे पास में क्या है एक क्वेश्चन, तो देखो यही आया पेपर में कि काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है, इसमें ये भी याद रखें कि px py जो हमारे मोमेंटम के कंपोनेंट हैं वो भी सारे हर्मिशन होते हैं। अब क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन इस तरीका से पूछा गया कि d² अपॉन dx² बताएं कि ये हर्मिशन है या नहीं है। तो ये हर्मिशन इसलिए है कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता है वो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है वो हमारी रहती है -h² अपॉन 2m और d² अपॉन dx²। तो इस पूरे को कुछ देर के लिए, क्योंकि पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो इसको हम किसी कैलकुलेशन के लिए इसको कांस्टेंट a लगा दें और पूरे को कांस्टेंट ले लें और a d2 अपॉन dx² ले लें। तो ये क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हर्मिशन होता है तो d² अपॉन dx² भी हर्मिशन होगा, और एक कांस्टेंट से किसी पैरामीटर को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उससे पहले जो पैरामीटर है उसके बाद अगर वो उसके बाद पैरामीटर हमारा हर्मिशन है तो वो पूरी पैरामीटर भी हर्मिशन होगा। तो याद रखें कि ये हमारे जैसे ये पूछ लेता है कि -IH का अपॉन dx जो है हर्मिशन होगा या नहीं होगा, तो ये भी हर्मिशन होगा। ये मोमेंटम ऑपरेटर है, तो हर्मिशन ऑपरेटर पर काफ़ी काम करके जाएं, यहाँ से क्वेश्चन देखा जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स का अगेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में से कहूँगा जहाँ से क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो इसमें एक कंसेप्ट जो मैं स्पेशल कहूँगा उसे और कहूँगा कि ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, वो ये है कि हमारा जो ऑपरेटर है x वो भी हर्मिशन है, ऑपरेटर px भी हर्मिशन है। अब हमसे पूछता है कई बार कि दो ऑपरेटर्स हैं और वो दोनों हर्मिशन हैं, तो क्या उनका प्रोडक्ट हर्मिशन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि x और px जो होगा ये हर्मिशन नहीं होगा, दिस इज नॉट हर्मिशन।
दिस इज नॉट हर्मिशियन। इसमें याद रखें कि हर्मिशियन ऑपरेटर की महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, इस तरीका के क्वेश्चंस की संभावना है, मुझे उम्मीद है कि इस तरीका का क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। तो कहेगा कि एक्स हर्मिशियन है, पी एक्स हर्मिशियन है, आप बताएं एक्स पी एक्स हर्मिशियन होगा नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको तैयार रखें कि एक्स पी वाई तो हर्मिशियन होगा। इसमें प्रॉपर्टी ये है बेसिकली कि अगर हमारे दो ऑपरेटर हैं ए और बी, और दो ऑपरेटर अगर इस प्रॉपर्टी को ए बी बराबर बी ए को ओबे करते हैं, अगर इसको हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर इसको ओबे करते हैं तो ये दो जो प्रोडक्ट होगा वो हर्मिशियन होगा। तो इवन दो ऑपरेटर्स हर्मिशियन हो सकते हैं, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट हर्मिशियन केवल उस केस में होता है जब वो हमारे दोनों कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए बी बराबर बी ए को ओबे करते हो, मल्टीप्लिसिटिव की कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। तो इंपॉर्टेंट है और मुझे फर्दर उम्मीद है तो इस हर्मिशियन को अच्छे से करके जाएं, और हर्मिशियन में कुछ जितनी भी प्रॉब्लम्स हर्मिशियन की निकाल सकते हैं पीछे से वो सभी निकाल लें, यहाँ से क्वेश्चंस देखा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के प्रोस्पेक्ट्स में। एक टॉपिक जो मैं उम्मीद करता हूँ कि टेंसर से ये क्वेश्चंस आता रहा है, आगे भी आएगा, तो इसे मैं रिवाइज भी करा रहा हूँ और बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन इस पे 2-3 बार आ चुके हैं। ये हमारा दे रखा है कि एस आई जे और ए आई जे, ये गेट का आया हो क्वेश्चन है। ये हमारी एस आई जे और ए आई जे जो दे रखे हैं, ये दे रखे हैं कि सिमेट्रिक वैल्यू टेंसर दे रखा है ये, और ये दे रखा है एंटी सिमेट्रिक वैल्यू टेंसर, ये दे रखा है दोनों को, रियल वैल्यू टेंसर है ये दोनों। और पूछा है 3 डायमेंशंस के अंदर क्वेश्चन में पूछा गया कि आप बताएं कि टोटल जो कंपोनेंट हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, और सिमेट्रिक कंपोनेंट की क्या वैल्यू होगी, और जो एंटी सिमेट्रिक है उनकी वैल्यू क्या होगी। तो सिमेट्रिक कंपोनेंट जो बच्चों होते हैं उन्हें ऑलवेज याद रखें, वो हमारे होते हैं nn+1/2, और अगर एंटी सिमेट्रिक कंपोनेंट की बात करता है तो एंटी सिमेट्रिक कंपोनेंट जो होते हैं उनकी संख्या होती है हमारी nn-1/2। तो इस फॉर्मूले को याद करके जाएं, और जो टोटल कंपोनेंट होते हैं वो भी ऑलवेज याद रखें। टोटल कंपोनेंटों की जो संख्या होती है वो होती है n²। यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन 3 बार क्वेश्चन इस फॉर्मूलों पे इन पे बेस आ चुके हैं। मैंने पेपर एनालिसिस किया है पूरा, तो उसमें मैंने देखा है कि एक बार यहाँ पे कहा कि n की वैल्यू 3 है और पूछा कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक कंपोनेंट बताएं, तो 3 × 3+1/2 करें, तो यहाँ से जो वैल्यू है उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये वैल्यू 6 आ जाएगी। तो 6 तो यहाँ पे सिमेट्रिक कंपोनेंट होंगे, और अगर वो एंटी सिमेट्रिक पूछता है जो पूछे गए थे इसके क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें 3 × 3-1/2, तो ये आंसर हमारा 3 हो जाएगा। और टोटल कंपोनेंट n² में देख सकते हैं, टोटल कंपोनेंट जो होंगे वो हमारे होंगे 9, क्योंकि 6 + 3 का सम। तो यहाँ पे देख लें, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। इस पे एक बार क्वेश्चन से पूछा गया था कि n की वैल्यू 5 दे रखी थी, और n की वैल्यू 5 दे के पूछा गया था कि आप एंटी सिमेट्रिक कंपोनेंटों को बताएं। तो यहाँ पे क्या करना था कि इस फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू को 5 रख दें, और यहाँ से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। 5 × 5-1/2, तो ये वैल्यू जो आएगी वो हमारी संख्या आ जाएगी 10। तो इस पर क्वेश्चन देखे गए हैं लगातार, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बेसिक पूछा जाता है टेंसर में। तो स्टूडेंटों ने कई बार डिमांड की है, टेंसर का जो सबसे हॉट क्वेश्चन था उसे मैंने यहाँ रिवाइज कराया है। स्टूडेंट लगातार कहते रहते हैं सर टेंसर का कुछ काम करा दें, लेकिन मैं आगे कुछ वीडियो कोशिश करूँगा टेंसर पर डालने की भी। तो टेंसर भी एक कभी ना कभी क्वेश्चन इस पर आ जाता है, गेट में भी आ जाता है और नेट में भी आ जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा आगे अपलोड करने की वीडियो। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था। एक क्वेश्चन जो मैं रेगुलर देखता हूं और मैं महसूस करता हूं कि इस क्वेश्चन का भी फ्रीक्वेंटली आस्क एक क्वेश्चन है जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। ये इस पर क्वेश्चन जो पूछता है, इसमें पूछता है कि यूनिट वेक्टर निकालें। ये देखें, इस पर अगर मैथमेटिक्स से कोई सबसे ज़्यादा बार हॉट क्वेश्चन रहा है, जिसे मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा बार अगर कोई क्वेश्चन पूछा है, अगर आपने गेट पेपर एनालिसिस को किया है, तो यही क्वेश्चन है जो मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन है इस क्वेश्चन का। और एक इसके अंदर एक दूसरा कंसेप्ट है जिसे मैं अभी डिस्कस करूँगा, कि वो उसके अंदर पूछता है कि एनालिटिक फंक्शन छांटें। बहुत बार क्वेश्चन आता है, और ये दोनों कंसेप्ट ऐसे हैं, मैं रिवाइज भी करा रहा हूँ, और बहुत इजीली आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और एनालिटिक फंक्शन पे क्वेश्चंस और जो कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसके एक एक क्वेश्चन उठाता हूँ और फिर आपको बताऊंगा कि किस तरीका से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें के क्वेश्चन के अंदर पूछता है कि यूनिट वेक्टर नॉर्मल निकालें, यूनिट वेक्टर नॉर्मल कैलकुलेट करें। और क्या करता है, हर बार यूनिट वेक्टर जो नॉर्मल कैलकुलेट कराता है सरफेस बदल देता है, पॉइंट बदल देता है, लेकिन पैटर्न सीख लें।
अगर आप एक बार पैटर्न सीख लेंगे तो आपको क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यूनिट वेक्टर नॉर्मल सरफेस पूछी गई है, मैं 2011 का क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक ही साल का लूंगा, लेकिन आप देखेंगे कि कम से कम 5 बार 6 बार क्वेश्चन इस पर आ चुका है। तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं उन पे क्वेश्चंस। तो ऐसे टॉपिकों को बहुत अच्छे से काम करके जाएं, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन का रिपीटेशन होता ही होता है। तो इसी के प्रोस्पेक्ट्स में ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान रखें। ये हमारा क्वेश्चन था, यूनिट वेक्टर पूछी थी नॉर्मल टू द सरफेस, और सरफेस जो दे रखी है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर वो दे रखी है x² + y² - z = 1, और जो पॉइंट दे रखा है बच्चों वो मैं लिख रहा हूँ 8.1, 1 और 1। ये क्वेश्चन था पेपर के अंदर, और पूछा था कि आप यूनिट वेक्टर नॉर्मल कैलकुलेट करें। तो इसमें नॉर्मल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसमें ग्रेडियंट, इसको हमें पहले सरफेस को एक स्केलर फंक्शन की फॉर्म में ले आते हैं इसे, और उसका ग्रेडियंट फाई अपॉन ग्रेडियंट फाई का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। वो हमारा यूनिट वेक्टर होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, और जो पॉइंट होता है उस पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। अगर वो कहता है कि यूनिट वेक्टर नहीं निकालना है, नॉर्मल निकालना है, तो केवल ग्रेडियंट निकाल लो उस पॉइंट के ऊपर। और अगर वो यूनिट वेक्टर कहता है तो ग्रेडियंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी वहाँ पे लें, और उससे फिर उसे डिवाइड कर दें ग्रेडियंट फाई को। तो यहाँ पे फाई जो हम लेंगे, जो हमारा स्केलर फंक्शन बनाएंगे, उसे इस फॉर्म में बना लेते हैं, 0 की फॉर्म में। इसको मैं लिख सकता हूँ x² + y² - z - 1, इस फॉर्म में लिख लें इसे। और उसके बाद क्या करें कि इसका हम ग्रेडियंट निकाल लें। तो ग्रेडियंट के लिए हम जब इसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो ग्रेडियंट को हम ऑपरेटर यूज कर लेंगे उसका, i del/x + j del/y + k del/z, और फिर जो इसकी वैल्यू है उसे यहाँ पुट कर दें। वो है वैल्यू यहाँ पे x² + y² - z - 1। उसके बाद क्या करें कि इसको सिंपली डिफ्रेंशिएशन कर दें और यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लें फंक्शन लेते हुए। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी i × 2x। यहाँ से जो वैल्यू जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका जब इसके रेस्पेक्ट करेंगे बाकी टर्म 0 हो जाएंगी, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी हमारी j, और वैल्यू आएगी 2y। और साथ साथ इसका देखें, जब हम इसका z के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमें देगा -k। तो ये वैल्यू आ जाएगी ग्रेडियंट फाई की, और किस पॉइंट पर पूछी है, 1 1 1। तो इसको 1 1 पे ले लें, तो ये वैल्यू हमारी मिलेगी यहाँ से हमें 2y + 2j, और वैल्यू मिलेगी -k। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब इसका पूछा है कि यूनिट वेक्टर हमें निकालना है, तो यूनिट वेक्टर हमारा इजीली निकल जाएगा। ये वैल्यू यहाँ से आ गई, और ये वैल्यू आ गई हमारी 2y + 2j - 2k। और अगर हम ग्रेडियंट फाई लेंगे तो इसका यूनिट वेक्टर बनाएंगे, तो इसी के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेके उसका रूट ले लेंगे। तो जब इसका 2 का स्क्वायर यहाँ पे ले लेंगे 4, इसका स्क्वायर यहाँ पे ऐड करके लिख देंगे 4, और -1 का स्क्वायर ऐड करके लिख देंगे +1, और उसका रूट लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस पर क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। ये हमारा आंसर होगा, ये 3 आ जाएगा यहाँ से, तो इसको 3 ले लेंगे, तो ये आंसर आता है। तो इस कंसेप्ट को लगाना सीख लें, और इस पर कम से कम 2-3 क्वेश्चन लगा दें, तो आपको जब भी यूनिट वेक्टर पूछेगा तो आप आसानी से आंसर मार्क कर देंगे। कई बार तो क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे ये -k आएगा, -2k ना करें, ये -k आ रहा है यहाँ से, तो उसे देख लें। अगर हमारा एक आंसर केवल 2y + 2j - k में आंसर हमारा है, तो हमें इसको भी निकालने की जरूरत नहीं है, केवल उसी से आंसर मार्क कर दें। कई बार बच्चे क्या करते हैं, समय नहीं बचाते। समय बचाने का भी ध्यान रखें कि अगर एक डायरेक्शन से केवल एक ही मैचिंग आ रही है तो केवल उसी आंसर को मार्क कर दें। अगर वो एक से ज़्यादा हमारे आंसर उसमें रिजेंबल करते हैं तो फिर हमें सोचना होगा, क्योंकि हमें फिर एग्जैक्ट आंसर तक जाना होगा। तो यूनिट वेक्टर नॉर्मल पे क्वेश्चंस मैथमेटिकल फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में से कहूँगा, जहाँ से मैंने देखा है कि लगातार क्वेश्चंस आता रहता है। तो इसको अच्छे से तैयार रखें। एक चीज़ सदा याद रखें, जो हमारा एनालिटिक पे मैंने क्या देखा है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इतनी बार पूछा जाता है एनालिटिक फंक्शन का, कि ये मैंने फ्रीक्वेंट आस्क लिस्ट में रखा है। और मैं बताना चाहूँगा कि कई बार तो क्वेश्चंस के अंदर अगर आप कुछ भी छोटा सा कंसेप्ट भी अगर उसमें अप्लाई करें तो भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। याद रखें कि जितने भी हमारे पॉलिनोमियल होते हैं, चाहे z हो, चाहे z² हो, चाहे z³ हो, चाहे z4 हो, या z की पावर n हो, ये z जो है x + iy फॉर्म में है, तो फंक्शन जितने इस फॉर्म के होते हैं सभी एनालिटिक होते हैं। ये याद रखें कि ये जो पॉलिनोमियल होते हैं वो हमारे सारे एनालिटिक होते हैं, चाहे वो z हो, चाहे z² हो, चाहे z³ हो, चाहे z की पावर n, यहाँ तक सभी एनालिटिक होते हैं। जैसे ही हमारा मॉड लगेगा, चाहे मॉड z हो, चाहे मॉड z² हो, चाहे मॉड z³ हो,
जब भी ये लगेगा मॉक लगा दे, आप लगा दें कि एनालिटिक नहीं होगा। इस कंसेप्ट से ही बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिकों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको निकाल के देखने की जरूरत नहीं होती और आप फालतू में क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं। एक जो मैंने क्वेश्चन में देखा है, क्वेश्चन में ये भी देखा है कि एनालिटिक में ऐसे क्वेश्चन जरूर करके जाना कि यू देगा और वी पूछेगा कि फंक्शन का रियल पार्ट इतना है और बताएं इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो कॉची-रीमन इक्वेशंस इस पे अप्लाई करना सीख लें, 2-3 क्वेश्चंस जरूर लगा के जाएं। कॉची-रीमन इक्वेशंस में एनालिटिक कंडीशंस को जरूर सीख के जाएं। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू होती है हमारी डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई होता है हमारा माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये कॉची-रीमन इक्वेशंस को रिवाइज कर जाएं, इन पे 1-2 क्वेश्चन जरूर लगा के जाएं। तो यहाँ से एनालिटिक्स से भी क्वेश्चंस देखा गया है। ये मैंने मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में इसलिए रखा क्योंकि मैं पेपर एनालिसिस में देख रहा था, 3-4 बार क्वेश्चंस यहाँ से भी देखा गया है जो लगातार पूछा जाता रहता है। तो आप बेसिकली क्या करना है आपको कि जो क्वेश्चंस रेगुलर इंटरवल पर पूछे जाते हैं उनको तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चनों पे तो खास फोकस रखना है कि भाई ये टॉपिक तो हमारे रेगुलर आते ही आते हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लें, पूरा अच्छे से रिवाइज कर लें, जिससे क्या हो कि इस पैटर्न पे जब भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएँ। मैं कुछ और फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में एक कंसेप्ट को बताना चाहूँगा, कुछ और कंसेप्ट भी लेके चल रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। और मैं क्या देख रहा हूँ कि पेपर एनालिसिस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं कि आप लास्ट मिनट तक पेपर को देख लें कि भाई हमारा जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रहा है और कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं। मैं लैग्रांजियन में देख रहा हूँ कि कुछ पर्टिकुलर लैग्रांजियन के टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, तो लैग्रांजियन के टॉपिकों पे बहुत काम करके जाएं। ये याद रखें कि लैग्रांजियन की इक्वेशन ऑफ मोशन पता हो। एक हॉट टॉपिक क्लासिकल मैकेनिक्स का रहता है लैग्रांजियन, तो एल याद रखें लैग्रांजियन, और लैग्रांजियन की इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रांजियन के साथ साथ हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन बनाना, लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन बनाना, ये बहुत सीखें। और एक यहाँ पे साइक्लिक कोऑर्डिनेट का जो कंसेप्ट है उसको बहुत अच्छे से अप्लाई करना सीख लें। ये 3 टॉपिक्स तो ऐसे हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में ये सबसे ज़्यादा टॉपिक्स अगर पूछा जाता है मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जाता है। मैं 1-2 कंसेप्ट लैग्रांजियन के भी बताना चाहूँगा इस वीडियो में। याद रखें कि जो कोऑर्डिनेट लैग्रांजियन में अपीयर नहीं होता उसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटा है वो कंजर्व रहता है। तो इस पे क्वेश्चंस लगातार पूछा जाता है, इस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछा जाता है, इक्वेशन ऑफ मोशन पे पूछा जाता है, लैग्रांजियन देता है उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन पूछ रहा होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस करके चले जाएं। साथ साथ लैग्रांजियन पे मैंने क्या देखा है कि जैसे हमारा ये इस तरीका का क्वेश्चंस मैंने बहुत बार देखा है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। जैसे हमारा एक बार क्वेश्चन था कि पार्टिकल्स जो है ग्रेविटी के अधीन फॉल कर रहा है और इक्वेशन उसकी दे रखी थी XY बराबर C, और पूछा था कि पार्टिकल जो है उसका लैग्रांजियन बताएं। इस तरीका का क्वेश्चन देखा गया था। तो लैग्रांजियन को सदा लिख दें T-V, और T जो है अगर यहाँ पे पता चल रहा है XY 2 वेरिएबल है तो T जो है हाफ m x डॉट स्क्वायर और प्लस y डॉट स्क्वायर ले लें, और V की वैल्यू को जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे mgy लें, और y की जगह पे सिंपली c/x लिखते हैं। c यहाँ कॉन्स्टेंट है तो ये हमारा mg c/x हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारा mg जो होगा mg इंटू c/x आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये लैग्रांजियन पूछा गया है, इस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं लगातार, जहाँ पे क्या कहता है इसी पैटर्न पे फिर एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि पार्टिकल को ग्रेविटी के अधीन मोशन कराई, पार्टिकल को y बराबर ax स्क्वायर दे रखा था और पूछा था इसका हमें लैग्रांजियन पता करना है। तो याद रखें कि ये जो t है वो तो सेम ही हो जाएगा इसमें भी उसी पैटर्न से, और y डॉट यहाँ से निकाल लें, y डॉट जो होगा इसका डिफ्रेंसिएशन वो हो जाएगा हमारा 2ax x डॉट, यहाँ पे पुट कर दें और सॉल्व कर दें। साथ साथ जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे mgy ले लें और y की जगह पे जो वैल्यू है ax स्क्वायर वो रख दें। लैग्रांजियन आ गया। इक्वेशन ऑफ मोशन सदा याद करके जाएं, मैं एक बार रिवाइज कराए दे रहा हूँ। d/dt यहाँ पे लिखेंगे अगर x कोऑर्डिनेट के लिए तो डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स इजकल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखें, अगर y कोऑर्डिनेट में है तो करस्पॉन्डिंग लिख लें, z में है तो उसके करस्पॉन्डिंग लिख लें। तो लैग्रांजियन सभी सिस्टमों के कैलकुलेट करने सीख लें इस पैटर्न के क्वेश्चंस, और लैग्रांजियन की इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना सीख लें, लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन बनाना सीख लें, हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन, और साइक्लिक कोऑर्डिनेट के एप्लीकेशंस पर निश्चित तौर से काम करें। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चंस जो है मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते रहते हैं। मैंने देखा है, अगर पीछे का पेपर एनालिसिस को देखें, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें काफ़ी समय ले चुका हूँ वीडियो में, आगे कुछ और वीडियो अपलोड करूँगा, तो L से H और S से L कितना शॉर्ट से शॉर्ट समय में आप बना सकते हैं, उससे क्या होगा समय बचाना आपको आ जाएगा, क्योंकि ये भी
क्वेश्चंस पूछा ही जाता रहता है, एल से एच बनाना, एस से एल बनाना, हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन। और याद रखें कि हैमिल्टोनियन में जब भी आप आंसर मार्क करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हैमिल्टोनियन के आंसर जो मार्क करने होते हैं उसे एक्स मतलब आप एक्स डेरिवेटिव में ना लिखें। हैमिल्टोनियन के आंसर जब भी आपको मार्क करने होंगे तो लैग्रांजियन सदा एक्स डॉट में मार्क करना है, एक्स में मार्क करना है। हैमिल्टोनियन जब भी मार्क करना है वो हमारा पी एक्स में, मोमेंटम कोऑर्डिनेट में और पोजीशन कोऑर्डिनेट में मार्क करना है। इस कंसेप्ट को सदा याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं इस कंसेप्ट को। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है, अभी मैं आगे कुछ और वीडियो अपलोड करूंगा कंसेप्चुअली, और जो ऐसे कंसेप्ट हैं जहां से क्वेश्चंस रेगुलर पूछा जाता है उन्हें लगातार आपको रिवाइज कराता रहूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीक़ा की जो वीडियो हैं जो आपको लास्ट मिनट पे एक डायरेक्शन दे रही हैं, जो आपको बता रही हैं कि इन चीज़ों को फोकस करके चलना है, इन चीज़ों को रिवाइज करना है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ये निश्चित तौर से आप सबको बेनिफिट देंगी और ख़ासतौर से कुछ स्टूडेंटों की रैंकों में भी इंप्रूवमेंट देंगी और कुछ स्टूडेंटों को गेट का एग्जाम क्वालिफाई करने में मदद करेंगे। तो इन वीडियो को देखते रहें और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसे भी बताते रहें। वैसे तो मैं जनरली इतना लंबा मेरा इसमें एक्सपीरियंस है तो मुझे पता है कि बच्चे क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसी हिसाब से मैं डाल भी रहा हूँ कि ये इस समय आपकी बेस्ट रिक्वायरमेंट है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं उनको रिवाइज करें, उसके आसपास की सोचें और सोचें कि आगे फर्दर क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। रिवीजन की है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे और जहाँ क्वेश्चन आ चुका है उसके आसपास की चीज़ें लगा पाएंगे, अपने समय को ये समझ पाएंगे कि पेपर में मिनिमम समय में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये सक्सेस मंत्र हैं जो इस वीडियो के मार्फत मैं देना चाहूँगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।